गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको ईथर बनाने की विधियां के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि हम इसके पहले आपसे चर्चा कर चुके हैं कि ईथर बनाने के लिए सबसे पहले हमने आपको ईथर के बारे में बताया कि ईथर क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसका हमने वर्गीकरण बताया, उसका नामकरण हमने बताया, साधारण नामकरण और IUPAC नामकरण। अब बात आती है ईथर को हम किस प्रकार प्रयोगशाला में बनाएं या अन्य प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ पर हम ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि ले रहे हैं और यहाँ पर हम जो जिस ईथर को बनाना चाह रहे हैं वो है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर, जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि डाई एथिल ईथर हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसे हम इस प्रकार लिखते हैं C2H5O C2H5। ये डाई एथिल ईथर होता है। इसको हम यदि नामकरण करें तो इसे हम डाई एथिल ईथर कहेंगे। यदि हम इसका IUPAC नामकरण करते हैं तो इसे हम एथॉक्सी एथेन कहेंगे। तो इस आधार पर इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम इसका बना देते हैं कि कैसे हम प्रयोगशाला में इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे यहाँ इस प्रकार से, और नीचे एक बर्नर हमने लगाना है यहाँ पर इस प्रकार से। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि इसके नीचे आप बालू ऊष्मक लगाएंगे, बालू ऊष्मक, ताकि डायरेक्ट ऊष्मा इस पर ना पड़ सके। और ये बर्नर की सहायता से इसे आपको गर्म करना है। तो यहाँ पर आप एक स्टैंड भी यहाँ लगा सकते हैं। तो इसे इस प्रकार दे सकते हैं आप। इस बालू ऊष्मक को रखने के लिए भी तो कोई बेस होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ बेस ले लिया इस प्रकार से, और इसे आप नट की सहायता से कस दीजिए इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको एक थर्मामीटर लगाना है ताकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आप नोट कर सकें। और एक थिसिल फनल यहाँ डालना है आपको। थिसिल फनल को भी आपको इसके अंदर लगाना है। और इसे कॉर्क की सहायता से आप बंद कर दीजिए। और यहाँ पर एक और नली आपको जोड़नी है, और ये जो नली होगी जिसको आप संघनित्र कहते हैं, और ये संघनित्र इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। एक बात का आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये जो संघनित्र है ये थोड़ा सा आप इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी लंबी आपको रखनी है। और इस प्रकार से इसको स्टैंड की सहायता से इसे आप रखेंगे खड़ा इस प्रकार से। और यहाँ से आप ठंडा पानी डालेंगे, और ये ठंडे पानी को निकलने के लिए यहाँ पर स्थान होगा। और यहाँ पर आपको एक बीकर, एक कोनिकल फ्लास्क यहाँ पर आपको लगा देना है, और इसे भी कॉर्क की सहायता से आप बंद कर देंगे। और इसे एक दूसरे पात्र में आपको रखना है। और ये जो दूसरा पात्र होगा जिसमें ठंडा पानी होगा, बर्फ का पानी होगा, जिसके द्वारा आपको इसे इस प्रकार रखना है। इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमको इसमें प्रयोगशाला विधि में यहाँ पर आप लेंगे
ये थिसिल फनल आप ले रहे हैं और इस थिसिल फनल में आप एथिल एल्कोहल लेंगे, C2H5OH एथिल एल्कोहल, और यहाँ पर एथिल एल्कोहल और H2SO4 यहाँ लिया जाएगा, C2H5OH एथिल एल्कोहल, और दूसरा आपको लेना है इसमें सांद्र H2SO4, यहाँ पर आप ले रहे हैं सांद्र H2SO4। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको आप बालू ऊष्मक कहते हैं। तो ये बालू ऊष्मक की सहायता से इसे आपको गर्म करना है। बालू ऊष्मक जो है डायरेक्ट ऊष्मा को इस फ्लास्क में आने नहीं देता है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ थर्मामीटर लगाया इस गोलपेंदी के फ्लास्क में, और उसमें हमने थिसिल फनल डाल दी है, और थिसिल फनल डालने के बाद इसमें एथिल एल्कोहल हम इसकी सहायता से इस फ्लास्क में हम डाल रहे हैं, और H2SO4 इसके अंदर लिया गया है। इसे हम बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे, और बर्नर की सहायता से गर्म करने के पश्चात जैसे जैसे ये गर्म होगा, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये बर्नर और यहाँ पर बनने वाला जो विलियन है, जो कि ईथर है यहाँ पर, तो इनके बीच की दूरी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो बनने वाला ईथर है, जो हम डाई एथिल ईथर बनाने वाले हैं, तो ये काफ़ी ज्वलनशील होता है ईथर, इसलिए बर्नर से इसकी दूरी होनी चाहिए। अगर ये नज़दीक होगा तो विस्फोट भी हो सकता है, जल भी जाएगा वो, इसलिए आपको इनके बीच की दूरी बनाकर रखनी है। तो यहाँ पर जो संघनित्र है उसको थोड़ा आप बड़ा रखेंगे, तो उस कंडीशन में आप आसानी से इस प्रयोग को शांतिपूर्ण कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस जो ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है, इसे एक और विधि कहा जाता है, इसे कहते हैं हम विलियमसन की सतत ईथरीकरण की विधि, सतत ईथरीकरण की विधि। तो आपको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, चाहे आपको ईथर डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि के रूप में भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको पूछा जाएगा विलियमसन की सतत ईथरीकरण की विधि को नामांकित चित्र के द्वारा इसे समझाइए कि ये इसकी रासायनिक समीकरण आपको पूछा जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एथिल एल्कोहल और सांद्र H2SO4 इस फ्लास्क में लिया, और फ्लास्क में लेने के बाद, गोलपेंदी के फ्लास्क में लेने के बाद बालू ऊष्मक की सहायता से हम इस विलयन को गर्म करेंगे। जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो आप देखेंगे गर्म करने से इसकी भाप निकलेगी, और ये भाप निकलने के बाद ये जैसे ही संघनित्र के पास पहुंचती है, तो यहाँ पर हम संघनित्र जो है, इसे हम संघनित्र कहते हैं। ये संघनित्र है। तो यहाँ पर जो संघनित्र लगा हुआ है, इसमें ठंडा पानी होता है, तो ये इस भाप को क्या करेगा, ठंडा कर देगा। तो भाप ठंडी होगी, तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल और सांद्र H2SO4 की क्रिया के द्वारा निकलने वाली भाप संघनित्र में आकर के ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद इस फ्लास्क में जहाँ पर ठंडा पानी रखा हुआ है, बर्फ युक्त जल इसके अंदर रखा हुआ है, और ये जो पानी है ठंडा हो गया है। अब इस ठंडे विलयन को हमने इसमें, ठंडे विलयन के ऊपर में इस बीकर को, इस कोनिकल फ्लास्क को हमने रख दिया है। कोनिकल फ्लास्क रखने के बाद ये जो ईथर की वाष्प है, ये धीरे धीरे यहाँ पर आकर के जमा हो जाएगी। तो ये जो बन रहा है यहाँ पर डाई एथिल ईथर। तो यहाँ पर इसके रासायनिक समीकरण हम देख सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण में यहाँ पर जो हमने लिखा है कि विलियमसन की सतत ईथरीकरण की विधि, तो इसे सतत ईथरीकरण की विधि इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हम एथिल एल्कोहल और H2SO4 को डालते हैं, और एथिल एल्कोहल और H2SO4 डालने के बाद एक ही बार हमने डाला, और उसके बाद दोबारा हमें डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और निरंतर मतलब लगातार इससे हमको ईथर की प्राप्ति होती रहती है। तो इसे हम इस प्रकार आपको बता सकते हैं। इसके रासायनिक समीकरण यदि हम लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, C2H5 हमने क्या लिया है, एथिल एल्कोहल लिया है, C2H5OH प्लस सांद्र H2SO4। ये सांद्र लेना है आपको, आपने सांद्र H2SO4 लिया, इसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी, और ये 140 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब तो पहले तो हम 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर लेंगे, और धीरे धीरे इसका एक माध्यमिक उत्पाद बनता है, और ये माध्यमिक उत्पाद बनेगा C2H5
और यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन इस OH के साथ क्रिया कर लेगा, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसे यदि आपको यहाँ से H2O का अणु निकालना है तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, HHSO4 भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए H2O का अणु निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर ये बनेगा C2H5HSO4 प्लस H2O। तो इसे हम क्या कहेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है ये पुनः एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ हम एथिल अल्कोहल यहाँ से थिसिल फनल की सहायता से इसमें डाल रहे हैं और ये कॉर्क के द्वारा पूरी तरह से बंद है। और यहाँ पर जैसे हम एथिल अल्कोहल डालते हैं तो यहाँ पर इसका जो आयतन होता है ये 2 आयतन, यहाँ पर आपको एथिल अल्कोहल कितनी मात्रा में लेना है, 2 आयतन के रूप में लेना है, और जो सांद्र H2SO4 है ये 1 आयतन के रूप में लेना है। मतलब ये मान के चलिए आप कि H2SO4 की जो कम से कम मात्रा है वो एथिल अल्कोहल को किस में बदलने के लिए पर्याप्त होती है, ईथर में बदलने के लिए पर्याप्त होती है। तो यहाँ पर जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है ये पुनः एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, C2H5HSO4 प्लस C2H5OH। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया हो जाएगी, और क्रिया होने से 140 डिग्री सेल्सियस पर, पहले हमने देखा कि इसका जो टेम्परेचर है हमने कम रखा है और धीरे धीरे इस टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं। तो जैसे ही 140 डिग्री सेल्सियस होता है तो यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, और पूर्ण होने के बाद इससे हमको ईथर की प्राप्ति होती है, C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। यहाँ पर आप देखिए ये जो आपको ये तो 140 डिग्री सेल्सियस है, ये जो एरो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आप देखिए कि जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अल्कोहल के साथ पुनः अभिक्रिया होती है, जिससे हमको डाई एथिल ईथर की प्राप्ति हो रही है और H2SO4 पुनः प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर H2SO4 चूंकि हमने कितनी मात्रा में लिया है, कम मात्रा में लिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि H2SO4 हम यहाँ पर 1 आयतन के रूप में लेंगे, और जो हमने एथिल अल्कोहल लिया है उसका जस्ट डबल लेंगे, तो 2 आयतन के रूप में ले रहे हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका एक उत्पाद प्राप्त होता है जिसे हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, और H2O का अणु मुक्त हो जाएगा। और H2O का अणु मुक्त होने के बाद जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है इसकी क्रिया होगी एथिल अल्कोहल के साथ। चूंकि हम एथिल अल्कोहल की मात्रा यहाँ ज़्यादा ले रहे हैं तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया होती है, और क्रिया होने के बाद इससे हमको डाई एथिल ईथर की प्राप्ति होगी, और H2SO4 हमें पुनः प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए एक बार हमने H2SO4 डाला तो पुनः हमको किसकी प्राप्ति हो रही है, H2SO4 की प्राप्ति हो रही है, और ईथर लगातार बनता रहता है। इसलिए इस विधि को हम कहते हैं सतत ईथरीकरण की विधि। तो यहाँ पर जो सतत ईथरीकरण की विधि है इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक बार हमने एथिल अल्कोहल और H2SO4 को हमने डाल दिया तो निरंतर रूप में हमें ईथर की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ जो ईथर हमें प्राप्त हो रहा है, यहाँ संघनित्र के द्वारा इसकी भाप को हमने ठंडा किया, ठंडा करने के बाद यहाँ पर हमने कोनिकल फ्लास्क में इस ईथर को हमने कलेक्ट कर लिया, ईथर को हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर जो ईथर हमें प्राप्त हो रहा है इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अशुद्धियाँ हैं इसको हमको दूर करना है, तो दूर करने के लिए हमको कुछ पदार्थों को इसमें डालना पड़ेगा। तो इसमें कुछ पदार्थ हम डालते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो ईथर हमको प्राप्त हो रहा है वो अशुद्ध अवस्था में प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इनकी अशुद्धियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन की सतत ईथरीकरण की विधि है, जिसमें हमें जो ईथर प्राप्त हो रहा है उसमें एक तो सल्फ्यूरस अम्ल की अशुद्धि होती है, सल्फ्यूरस अम्ल,
ये सल्फ्यूरस अम्ल मतलब H2SO3, इसकी अशुद्धि होती है, पानी की अशुद्धि होती है, ये पानी की अशुद्धि होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ सल्फ्यूरस अम्ल की अशुद्धि निकालेंगे। तो सल्फ्यूरस अम्ल की अशुद्धि दूर करने के लिए हमको इसे NaOH से इसे धोना पड़ता है। किसको धोएंगे हम? जो ईथर हमको प्राप्त हुआ है, जो ईथर हमें प्राप्त हुआ है जो कि अशुद्ध अवस्था में है, और इस अशुद्ध अवस्था में जो ईथर है उसमें किसकी अशुद्धि दिखाई दे रही है? H2SO3 की, क्योंकि जिसे हम सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। तो ये सल्फ्यूरस अम्ल को हमने NaOH के साथ धोया, NaOH की सहायता से धोते हैं। तो जैसे ही हम NaOH की सहायता से इसे धोते हैं तो NaOH, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका यदि वियोजन होता है, यहाँ पर देखिए H2SO3 के वियोजन से क्या बन रहा है? इसका यदि वियोजन होगा तो क्या बनेगा? H2O प्लस SO2। यहाँ पर आप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है और पानी का अणु बन रहा है। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये NaOH के साथ क्रिया कर लेती है, प्लस SO2, ये इसके साथ क्रिया कर लेगी और सोडियम बाइसल्फेट बना लेगी। तो यहाँ पर बनेगा NaHSO3, NaHSO3 बन गया। तो ये जो NaHSO3 है ये अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि सल्फ्यूरस अम्ल की अशुद्धि को यदि हमको ईथर से दूर करना है तो इसके लिए आपको NaOH के साथ उसे धोना पड़ेगा। जैसे ही आप NaOH के साथ उसे धोएंगे तो यहाँ पर सल्फ्यूरस अम्ल से निकली हुई जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फर डाइऑक्साइड NaOH के साथ क्रिया करके NaOHSO3 बना लेती है। तो ये NaHSO3 ये अलग हो जाएगा और सल्फ्यूरस अम्ल की अशुद्धि भी दूर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर और किस चीज़ की अशुद्धि यहाँ दिखाई दे रही है? एक तो पानी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो पानी की अशुद्धि को दूर करने के लिए हमको कैल्शियम क्लोराइड इसमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने देखा कि सल्फ्यूरस अम्ल की अशुद्धि दूर हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर 50% कैल्शियम क्लोराइड लेंगे और ये जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ये पानी की नमी को सोख लेता है। तो कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग हम यहाँ पर किस रूप में ले रहे हैं कि जो ईथर में पानी की अशुद्धि मौजूद है उसको हमको क्या करना है? इसमें मिला देना है। तो यहाँ पर हमने अल्कोहल को, कैल्शियम क्लोराइड को इसमें डाला तो यहाँ पर कुछ मात्रा में अल्कोहल की जो अशुद्धि होती है वह दूर हो जाती है, अल्कोहल की। तो सबसे पहले हम अल्कोहल की अशुद्धि दूर करेंगे। सर्वप्रथम हमने किसकी अशुद्धि दूर किया है? सल्फ्यूरस अम्ल की अशुद्धि दूर किया है। फिर दूसरे नंबर पर हमको क्या अशुद्धि दूर करना है? अल्कोहल की अशुद्धि दूर करना है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 प्रकार की अशुद्धि आपको यहाँ पर मिलेगी ईथर में। एक यहाँ पर सल्फ्यूरस अम्ल की अशुद्धि होगी, दूसरी अल्कोहल की अशुद्धि होगी और तीसरी होगी पानी की अशुद्धि। तो यहाँ पर हम यदि अल्कोहल की अशुद्धि दूर करना है तो हमको 50% कैल्शियम क्लोराइड में उसको अभिकृत कराना पड़ेगा। जैसे ही हम उसकी अभिकृत कराएंगे तो उससे जो कैल्शियम क्लोराइड के कारण जो है अल्कोहल की अशुद्धि दूर हो जाएगी। और जो तीसरी अशुद्धि है H2O, पानी की अशुद्धि है। अब पानी की अशुद्धि दूर करना है तो इसके लिए आप देखेंगे पानी की अशुद्धि दूर करने के लिए अनाद्र, जिसमें आर्द्रता ना हो ऐसा कैल्शियम क्लोराइड आपको लेना है। अनाद्र, क्योंकि नमी तो इसमें पहले से ही है पानी के कारण, तो पानी की नमी को दूर करना है तो ऐसा कैल्शियम क्लोराइड आपको लेना पड़ेगा जो कैसा हो? जिसमें आर्द्रता ना हो, जिसमें नमी ना हो। तो जैसे हम इसमें आपकी इसकी क्रिया कराते हैं अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड की और इसके साथ मिलाकर इसको सुखाते हैं तो 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होगा? हमें कैसा ईथर प्राप्त हो जाएगा? हमको, क्योंकि इसके बीच में इसका आसवन होगा। किसका आसवन होगा? आसवन होगा, ईथर का आसवन हो जाएगा और ईथर के आसवन से हमको शुद्ध ईथर की प्राप्ति हो जाएगी और पानी यहाँ से अलग हो जाएगा, शुद्ध ईथर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये
ईथर बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है, जिसको हम डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि भी बोल सकते हैं, या उसके डाई एथिल ईथर की बनाने की विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रयोगशाला विधि है और इसे हम प्रयोगशाला की विधि भी कह सकते हैं, और विलियमसन की सतत ईथरीकरण की विधि भी कहते हैं। तो इस विधि के द्वारा हम शुद्ध अवस्था में ईथर को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब भी हम एथिल अल्कोहल और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं, 2 आयतन और 1 आयतन के कारण, तो इसके फलस्वरूप हमको माध्यमिक उत्पाद प्राप्त हो रहा है, जल मुक्त हो रहा है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की पुनः अल्कोहल के साथ क्रिया होगी और क्रिया होने के बाद 140 डिग्री सेल्सियस में हमको जो ईथर प्राप्त हो रहा है, उस ईथर को, जो कि शुद्ध अवस्था में नहीं है, तो इसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम पहले सल्फ्यूरस अम्ल, फिर उसके बाद अल्कोहल और पानी की अशुद्धियों को क्रमवार उसमें से निकालते हैं। तो इसके लिए हमको सल्फ्यूरस अम्ल में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहल की अशुद्धि दूर करने के लिए हम 50% कैल्शियम क्लोराइड लेंगे, और यदि हमको पानी की अशुद्धि दूर करना है तो इसके लिए हम अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं। तो इसके फलस्वरूप हमको शुद्ध अवस्था में क्या प्राप्त हो रहा है? ईथर प्राप्त हो रहा है, और ये ईथर कौन सा है? डाई एथिल ईथर है। तो ये हो गई आपकी ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसे आप नोट कर लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा, ये ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि हुई। अब हम इस ईथर बनाने की अन्य विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट है दूसरी विधि। अब दूसरी विधि हम देखते हैं, एक है विलियमसन संश्लेषण विधि। विलियमसन संश्लेषण विधि। इस विधि में आप देखेंगे कि जो एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया करता है। एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पर हम कोई सा भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ CH3Br ले रहे हैं, और CH3Br इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? सोडियम एथॉक्साइड के साथ। तो NaOC2H5 के साथ इसकी हम क्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एल्किल हैलाइड की क्रिया जब सोडियम एथॉक्साइड के साथ होती है, तो इसके फलस्वरूप हमको जो ईथर प्राप्त होता है वह मिश्रित ईथर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी क्रिया होगी, और इसकी क्रिया के पश्चात आप इसे गर्म करेंगे, और जैसे ही आप गर्म करते हैं तो इससे हमको NaBr प्राप्त होगा और CH3OC2H5 प्राप्त होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? मेथिल एथिल ईथर। मेथिल एथिल ईथर। और यहाँ पर इसका साधारण नाम है, IUPAC नामकरण में हम मेथॉक्सी एथेन बोल सकते हैं। और प्लस क्या बन रहा है यहाँ? NaBr प्राप्त हो रहा है, सोडियम ब्रोमाइड की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए जो ईथर प्राप्त हो रहा है वो कैसा ईथर दिखाई दे रहा है आपको? सरल ईथर है या मिश्रित ईथर है? यहाँ पर आप देखेंगे ये ईथर कौन सा है? मिश्रित ईथर दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही एल्किल समूह कैसे हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक दूसरा हम देख सकते हैं, यदि यहाँ पर ये जो एथॉक्साइड है, यदि यहाँ पर ये फेनिल समूह यदि हो, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH3Br प्लस NaOC6H5 इस प्रकार से, और इसकी अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होने से
जो उत्पाद हमें प्राप्त होगा उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH3O(C6H5) प्लस यहाँ पर भी आप देखिए एक अन्य उत्पाद यहाँ प्राप्त हो रहा है, इसका नाम क्या है यहाँ सोडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर ये जो प्राप्त हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहा जाएगा, मेथिल फेनिल ईथर कहेंगे, या इसको दूसरे नाम के रूप में इसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसे यदि हम स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं OCH3। तो ये मेथिल फेनिल ईथर है, या इसे हम क्या कहेंगे, मेथॉक्सी बेंजीन कहेंगे इसे। तो इस प्रकार से यहाँ पर विलियमसन संश्लेषण की जो विधि है इसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया हम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं, सोडियम एथॉक्साइड के साथ। तो इसके फलस्वरूप हमको मिश्रित ईथर की प्राप्ति होती है। ये मिश्रित ईथर एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी होगा, एरोमेटिक होगा तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसे हम, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम कहते हैं एनिसॉल, एनिसॉल भी कहा जाता है इसे, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, मेथॉक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी बेंजीन कहेंगे इस प्रकार से, या मेथिल फेनिल ईथर कह सकते हैं इसे, किसी भी रूप में इसका नामकरण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी विलियमसन संश्लेषण की विधि। नेक्स्ट विधि है अल्कोहल के निर्जलीकरण से, अल्कोहल के निर्जलीकरण से। अब यहाँ देखिए अल्कोहल का आपको सूत्र मालूम है कि अल्कोहल हम किसे कहते हैं, जिसमें OH समूह पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए अल्कोहल के निर्जलीकरण से, अभी निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले निर्जलीकरण देखिए, किसी भी अभिक्रिया में यदि जल का अणु निकल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, निर्जलीकरण की क्रिया। तो यहाँ पर अल्कोहल के 2 अणु लिए जाते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ C2H5OH प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हैं HOC2H5, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसे। और इस पर जब सांद्र H2SO4 की क्रिया होती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसे हम सांद्र H2SO4 कहते हैं, और इस पर 140 डिग्री सेल्सियस में अभिक्रिया होती है तो जल का अणु इसमें से निकल जाएगा और ये बन जाएगा C2H5OC2H5। और यहाँ से आप देखिए जल का अणु निकल रहा है, ये जल का अणु निकल रहा है प्लस H2O, इस प्रकार से। तो ये हो गई अल्कोहल के निर्जलीकरण से अभिक्रिया। ठीक इसी तरह अल्कोहल के निर्जलीकरण की एक औद्योगिक विधि भी है। तो यहाँ पर इसमें ही हम इसको औद्योगिक विधि के रूप में बता सकते हैं। औद्योगिक और प्रयोगशाला विधि दोनों में अंतर है। उद्योगों में जिसका उपयोग होता है उसको हम जिस विधि के द्वारा प्रयोग करते हैं, जिस विधि के रूप में भट्टियों में उसका प्रयोग किया जाता है उसको हम औद्योगिक विधि कहते हैं। उद्योगों में जिसका उपयोग होगा, मतलब इसमें उद्योगों में जिस ईथर का उपयोग किया जा रहा है उसको हम जिस विधि के द्वारा निर्मित कर रहे हैं उसको हम कौन सी विधि कहेंगे, औद्योगिक विधि। और प्रयोगशाला विधि हम उसे कहते हैं जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम औद्योगिक विधि के लिए जब हम एथिल अल्कोहल लेते हैं, इसके एथिल अल्कोहल के 2 अणु ले रहे हैं और इसमें इसको हमको थोड़ा टेम्परेचर हमको बढ़ाना है। तो लगभग यहाँ पर आप मान के चलिए 240 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर होता है। डिग्री सेल्सियस का यहाँ हम टेम्परेचर लेंगे और टेम्परेचर लेने के बाद एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एल्यूमिना उत्प्रेरक के बारे में आपको पता है कि कोई किसी भी अभिक्रिया में यदि हम उत्प्रेरक को की उपस्थिति वहाँ रखते हैं तो वह अभिक्रिया तीव्र हो जाती है, धीमी हो जाती है या रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर हम प्रयोग करना चाह रहे हैं और प्रयोग के लिए इस अभिक्रिया को हम
तीव्रता के रूप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एथिल अल्कोहल के 2 अणु हम ले रहे हैं और कितने डिग्री सेल्सियस पर हम इसमें अभिक्रिया करा रहे हैं, 240 से 260 डिग्री सेल्सियस पर। तो इससे हमको ईथर की प्राप्ति होगी C2H5O C2H5 प्लस H2। तो उद्योगों में बनाने के लिए यहाँ पर हम जैसे हमने साधारण रूप में लिया है 140 डिग्री सेल्सियस और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो भी हमको डाई एथिल ईथर की प्राप्ति हो रही है। ठीक इसी तरह उद्योग में यदि हम देखें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है 140 डिग्री सेल्सियस से हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है और यहाँ पर एक उत्प्रेरक की उपस्थिति है, एल्यूमिना उत्प्रेरक की, जिसके फलस्वरूप हमको डाई एथिल ईथर की प्राप्ति हो रही है। इसके रूप में यदि हम इसको दूसरे रूप में लिखना चाहें तो हम एरोमेटिक के रूप में भी इसे लिख सकते हैं। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। और ये फिनॉल मतलब जैसा हमने एथिल अल्कोहल लिया है लेकिन यहाँ पर ये रिंग वाली संरचना है, रिंग वाली संरचना है और ये इसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, फिनॉल कहेंगे। अब फिनॉल में हमको क्या करना है, एथिल अल्कोहल की क्रिया करानी है, C2H5OH। तो जब फिनॉल में एथिल अल्कोहल की क्रिया होती है और थोरिया पर इसको प्रभावित करते हैं, थोरिया पर इन दोनों ही अल्कोहल को हमने प्रवाहित किया, प्रवाहित करने पर क्या होगा कि ये जो फिनॉल है ये इसके साथ क्रिया कर लेगा और क्रिया करने के बाद जिस यौगिक का निर्माण होता है उसको हम ईथर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो ईथर हमें प्राप्त हो रहा है वो इस प्रकार का ईथर है। ये इस ईथर को क्या बोलेंगे हम, क्योंकि ये कैसा ईथर होगा, एरोमेटिक ईथर होगा, क्योंकि यहाँ रिंग पाई जा रही है, दूसरा एल्किल समूह है लेकिन ये एरिल समूह है, तो इसे हम कहेंगे एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर कहा जाएगा। या इसका दूसरा एक नाम है जिसे हम कहते हैं फेनिटॉल, जिसे कहते हैं फेनिटॉल। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यहाँ पर ये फेनिटॉल या एथिल फेनिल ईथर की प्राप्ति हो रही है और यहाँ से जल का अणु मुक्त होगा प्लस H2। तो यहाँ ये अल्कोहल का निर्जलीकरण चाहे एलिफेटिक के रूप में करिए, चाहे आप एरोमेटिक के रूप में करिए या फिर आप औद्योगिक रूप में करते हैं तो इसके फलस्वरूप हमको ईथर की प्राप्ति हो रही है। सरल ईथर के रूप में भी प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर मिश्रित ईथर के रूप में भी प्राप्त हो रहा है या एलिफेटिक के रूप में भी प्राप्त हो रहा है और एरोमेटिक के रूप में भी प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट विधि है, अगली विधि है चौथी विधि। चौथी विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। यहां हम अभी ईथर के बनाने की विधि देख रहे हैं। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया होती है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमको क्रिया करानी है मोनोक्लोरो डाइमेथिल ईथर की। तो यहाँ पर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेंगे, इसका सूत्र है, यहाँ पर आप ले लेते हैं CH3 CH2 MgBr। इसे आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आप देखिए ये जो है CH3 CH2 ये दोनों मिलाकर क्या होगा, एथिल होगा, क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ 2 है और ये एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा। तो जो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है इस पर हम क्रिया कराएंगे मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे Cl CH2O CH3।
देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जैसा हम डाई मेथिल ईथर लेते हैं तो यहाँ पर CH3 होता, CH3OCH3 होता, लेकिन यहाँ पर हम CH3 में से एक हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पर Cl हमने जोड़ दिया है। तो यहाँ पर इस संरचना को हम कहेंगे मोनोक्लोरो डाई मेथिल ईथर, ये हो जाएगा इसका नामकरण। तो इस प्रकार से आप देखिए मोनोक्लोरो डाइमेथिल ईथर। अब इसकी अभिक्रिया हमको करानी है, तो शुष्क ईथर में क्रिया होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया होती है तो इसके फलस्वरूप हमको ईथर की प्राप्ति होगी, और ईथर की प्राप्ति होने के पश्चात यहाँ पर जो अभिकर्मक हमको प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो है अलग हो जाएगा यहाँ से इस प्रकार से। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 O CH3, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, और दूसरा जो रिएजेंट हमको प्राप्त हो रहा है इसे हम क्या लिख सकते हैं, MgBrCl, इस प्रकार लिख सकते हैं। क्लोरो मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिखा जा सकता है, ऐसा ही है, मैग्नीशियम क्लोरो ब्रोमाइड कह सकते हैं, क्लोरो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हमको प्राप्त हो रहा है और ईथर की प्राप्ति हो रही है। और यहाँ जो ईथर हमें प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, मेथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर जो छोटा एल्किल समूह ये कौन सा है, CH3 है, तो इसे हम कहेंगे मेथॉक्सी प्रोपेन कहेंगे। तो यहाँ पर मेथॉक्सी प्रोपेन की प्राप्ति हमको कैसे हो रही है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कौन सा है, इसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, मोनोक्लोरो डाइमेथिल ईथर के साथ। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो इससे हमको मेथॉक्सी प्रोपेन की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर मेथॉक्सी प्रोपेन जो कि एक ईथर है, या इसे हम कहते हैं मेथिल प्रोपिल ईथर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई आपकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा ईथर बनाने की विधि। नेक्स्ट है, अगली विधि है अल्कोहल के द्वारा हम अभिक्रिया कराते हैं। अगली 5वीं विधि है अल्कोहल के मैथिलीकरण द्वारा। यहाँ पर आप देखिए कि अल्कोहल का हमको मैथिलीकरण कराना है, और मैथिलीकरण कराने के लिए हमको यहाँ पर किसका उपयोग करना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ C2H5OH एथिल अल्कोहल, इसकी क्रिया हम कराएंगे। इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, आप देखिए CH2N2 के साथ इसकी क्रिया कराते हैं एल्युमिनियम एल्कोक्साइड से की उपस्थिति में। यहाँ पर आप लेंगे एल्युमिनियम और ये लेंगे OR। इस प्रकार से आप देखिए OR को हम क्या कह सकते हैं, एल्कोक्साइड कहते हैं। इसकी 3 मात्रा हम लेंगे यहाँ पर, तो AlOR 28 हम लेंगे। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो जो एथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल इसके साथ क्रिया करेगा, CH2N2 के साथ क्रिया करेगा, तो ये बना लेगा, इसे हम कहेंगे C2H5OCH3। इसके साथ इसकी क्रिया हो रही है, आप देखिए। तो यहाँ पर
एल्युमिनियम एल्कोक्साइड के साथ क्रिया होगी, इसको बोलते हैं हम एल्युमिनियम एल्कोक्साइड। तो एल्युमिनियम एल्कोक्साइड के साथ अभी क्रिया होगी तो क्या होगा, मेथॉक्सी एथेन बनेगा इससे। एथेन, और साथ साथ इसमें नाइट्रोजन गैस बनेगी प्लस N2। ये नाइट्रोजन गैस है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ईथर की प्राप्ति हो रही है। अगली अभिक्रिया के लिए हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी यौगिक निर्मित हो रहे हैं, जो भी हमको ईथर प्राप्त हो रहा है, चाहे हम उसका साधारण नामकरण लिखें या IUPAC नामकरण लिखें, तो इसमें अगर कोई अशुद्धि मौजूद होती, चूंकि यहाँ पर गैसीय अवस्था में है तो गैसीय अवस्था होने के कारण नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा और यहाँ पर हमको ईथर शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगली विधि है छठवां, तो इसे विभिन्न प्रकार से हम बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं ईथर को। चाहे उसे हम सरल ईथर के रूप में निर्मित करें, एल्फेटिक ईथर के रूप में निर्मित करें, या फिर एरोमेटिक ईथर के रूप में निर्मित करें। नेक्स्ट है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? हैलाइड कैसे बनता है? जब हम हैलोजन की क्रिया हम एल्किल से कराते हैं, एल्किल समूह से कराते हैं, या एल्केन से जब हैलोजन की क्रिया होती है तो उससे हमको एल्किल हैलाइड की प्राप्ति होती है। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया हमको करानी है शुष्क, इसकी क्रिया हमको किससे करानी है? शुष्क सिल्वर ईथर से। ईथर, तो शुष्क हम सिल्वर ईथर से इसकी क्रिया कराएंगे। तो एल्किल हैलाइड यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 Br ले रहे हैं प्लस AgO Ag। यहाँ पर आप देखिए ये जो ईथर दिखाई दे रहा है ये डाई सिल्वर ईथर है, तो ये डाई सिल्वर ईथर, तो यहाँ शुष्क आप लिख सकते हैं डाई सिल्वर ईथर लिख सकते हैं। तो डाई सिल्वर की ईथर की क्रिया जब हम एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं, तो एल्किल हैलाइड से कराने के बाद यहाँ पर आप C2H5 भी ले सकते हैं, CH3 भी ले सकते हैं। तो प्लस यहाँ पर हमने लिया है, मान लीजिए C2H5 ले लें हम यहाँ पर C2H5, तो यहाँ पर भी हम C2H5 ले लेंगे। तो Br C2H5, इसकी अधिकता में, एल्किल हैलाइड की अधिकता में जब इस सिल्वर के साथ इसकी क्रिया होती है, तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या बन रहा है, 2 सिल्वर ब्रोमाइड बन रहे हैं और C2H5O C2H5 प्लस AgBr, तो यहाँ पर 2 AgBr बन रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एल्किल हैलाइड की क्रिया हम शुष्क डाई सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हैं। इसको हम ईथर के रूप में बोल रहे हैं, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं Ag2O, एक हो गया क्या? सिल्वर ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप डाई सिल्वर ईथर भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसे हम लिख सकते हैं शुष्क सिल्वर ऑक्साइड। शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, जब शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसकी क्रिया होती है, दिख रहा है ये ईथर के रूप में ही है, लेकिन हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो डाई सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया हम यहाँ पर कराते हैं, तो इससे हमको ईथर की प्राप्ति हो रही है, डाई एथिल ईथर बन रहा है और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ईथर को हम प्रयोगशाला में या उद्योगों में हम किस प्रकार से निर्मित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम आपको अगले पीरियड में बताएंगे। थैंक यू।